काव्य गंगा में आपका स्वागत है। नमस्कार, काव्य गंगा में स्वागत है। अवनीन जी, अब तक हम दो ही इस काव्य गंगा में कविता की नाव को खेते रहते थे, चलाते रहते थे। नहीं, वो सब बात तो ठीक है, लेकिन अवनीन जी ये क्या है? ये वही है, स्टूडियो है। वागीशी ये क्या है? यही तो है। यहीं से बहती है काव्य गंगा की मेरा धारा। मतलब है कब तक स्टूडियो में हम करते रहेंगे? कभी बाहर ले जाइए, बैकग्राउंड से चिड़ियों की चहचहाहट आए, कभी सागर की लहरों का शोर आए, तो कुछ माहौल बनेगा। प्राकृतिक वातावरण की बात कर रही हैं आप। बिल्कुल। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली जाना सही नहीं। बहुत आजकल प्रदूषण बहुत है काजल जी। बहुत ज्यादा। मुंबई में इतने सारे बीचेस हैं, वहाँ चलते हैं। हाँ, मुंबई में प्रदूषण कम है, लेकिन दिल्ली में तो बहुत ज्यादा प्रदूषण है। और राजधानी दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर चलिए, है, वो तो देश लेकिन की बहुत राजधानी दूर है। नहीं ये रहेगी। भी आर्थिक राजधानी है। बहुत दूर नहीं रहेगी, आर्थिक राजधानी है। अवनीन जी, काजल ने बात तो सही कही है, हमें थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए और कभी कभी समंदर के किनारे चिड़ियों की चहचहाहट, आरे गार्डन, कहीं भी जा सकते हैं। बिल्कुल। बस माहौल शांत हो ताकि कविताओं को सुनने और समझने का मौका मिल सके। अवनीन जी, आज हमारे बीच में काजल चौधरी जी हैं और काजल जी को हमने काव्य गंगा में, हमारी काव्य गंगा को और रोचक बनाने के लिए और अद्भुत बनाने के लिए और संग्रहणीय बनाने के लिए कि जब आपका मन हो तब देखें। देखिए, आंखों में काजल लगाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। शादी के समय मर्दों को भी हमने देखा काजल लगाते हैं। तो काजल नजर लगने से भी बचाता है जी बिल्कुल। और आंखों की सुंदरता को भी बढ़ाता है। हमारे इस काव्य गंगा की सौंदर्य को बढ़ाने के लिए काजल हमारे साथ हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं वागी सारस्वत, अवनीन जी, काजल जी, हम तीनों आपके बीच में हैं, लेकर के आए हैं काव्य गंगा का एक और नया एपिसोड आप सबके लिए। देखते रहिए काव्य गंगा। आज मैं आपको बताऊं अवनीन जी, काजल जी, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, अरे क्या बात है! कई सारे कवि हैं। सबसे पहली कवियत्री तो हमारी काजल हैं। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं जिनकी इमेज कवि की नहीं है, अच्छा, फिर भी हम तो ढूंढ ही लेते हैं। खींच के लेके क्या आ बात जाते है। हैं। इस बार हमने एक गायिका को बुलाया काजल, अरे वाह। जो बहुत अच्छी गाती है, बड़े बड़े उनकी इमेज शो बहुत करती बड़े है। सिंगर की है, लेकिन आज पता चल गया कवित्री भी है। वो खुद लिखती भी है गीत, उसके खुद के लिखे हुए गीत जो रिकॉर्ड हुए हैं, ऐसे गीत आपको सुनने के मिलेंगे। उसका नाम है क्या नाम है? सुरभि सिंह। सुरभि सिंह आज उसका नाम है। पहले उसका नाम हुआ करता था अनुराधा, लेकिन चूंकि इंडस्ट्री में ये परंपरा है कि नाम बदलते हैं तो चार चांद लग जाते हैं। जैसे यूसुफ साहब ने अपना नाम बदला, वो दिलीप कुमार हो गए। अनुराधा जी ने अपना नाम बदला और वो क्या हो गई? सुरभि हो गई। तो सुरभि अपनी महक यहाँ पर फैलाएंगी। तो अवनीन जी, इसका मतलब आज का प्रोग्राम बहुत ही सुरीला होने वाला है। यस। सुरीला। और तो हम आज के इस एपिसोड की, इस काव्य गंगा के क्या बोलेंगे, काव्य यात्रा गंगा को की बहती सफर हुई बोलेंगे, गंगा। यात्रा बोलेंगे, काव्य जर्नी गंगा बोलेंगे। की बहती हुई गंगा में सबसे पहले डुबकी लगाने के लिए हम बुला रहे हैं सुरभि को, ताकि हमारी शुरुआत सुरीली हो सके। सुरीली हो और ताकि लोगों को लगे कि वाह, का गायली। गायली। भोजपुरी शब्द है और शब्दों का तो अपना एक संसार होता ही है, लेकिन भाव जो होते हैं उनकी दुनिया बहुत अलग होती है। तो चलिए सुनते हैं सुरभि सुरीली को। धन्यवाद वागीश जी। सावन आया तू नहीं आया, जिया लगे ना तुरे बिना। सावन आया तू नहीं आया, जिया लगे ना तुरे बिना। जिया लागे ना तुरे बिना। काहे तो सताए नजर ना आए, पल के बिछाए बैठी। तेरे इश्क में ले लिया जोग जोग, सुन लेवे सोहणिया। मैनू इश्क दा लगिया रोग रोग, सुन लेवे सोहणिया। तेरे इश्क में ले लिया जोग जोग, सुन लेवे सोहणिया। मैनू इश्क दा लगिया रोग रोग, सुन लेवे सोहणिया। इश्क में से
आगन लगाई सही ना जाए ये तन्हाई। इश्क ने ऐसी आगन लगाई सही ना जाए ये तन्हाई। आ माहिया हुण लौट के आजा दिल की मेरी प्यास बुझा जा। नींद नहीं आए चैन ना आए पलकें बिछाए बैठी। तेरे इश्क में ले लिया जोग जोग सुन ले वे सोहणिया। मैनू इश्क दा लगिया रोग रोग सुन ले वे सोहणिया। तेरे इश्क में ले लिया जोग जोग सुन ले वे सोहणिया। मैनू इश्क दा लगिया रोग रोग सुन ले वे सोहणिया। अखियन में ना सुरमा काजल मन ये फिरे बन पागल पागल। अखियन में ना सुरमा काजल मन ये फिरे बन पागल पागल। तक दिया रहंदिया रसता तेरा तेरे ही नाल है सब कुछ मेरा। तुझको बुलाए बैरन हवाएं पलकें बिछाए बैठी। तेरे इश्क में ले लिया जोग जोग सुन ले वे सोहणिया। मैनू इश्क दा लगिया रोग रोग सुन ले वे सोहणिया। तेरे इश्क में ले लिया जोग जोग सुन ले वे सोहणिया। मैनू इश्क दा लगिया रोग रोग सुन ले वे सोहणिया। वाह 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 वाह, मजा आ गया सर। सुर बिल्कुल। भी तो वाकई बहुत सुरीली निकली। नाम में ही सुर है ना, सुर भी। जी बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, अपने वागीश जी कहाँ गए? ये तो आप अपने अंतर कला से पूछिए, अंतर मन से पूछिए, क्योंकि काम पे आपने खुद लगा दिया है उनको। आप ही ने बोला ना स्टूडियो स्टूडियो चलिए, आउटडोर प्राकृतिक हवाओं में, क्या कुदरती बात है, समंदर तो किनारे मतलब आप निकल बागीचा। पड़े। हाँ, बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि जिनके अंदर ही वागधारा हो तो समझ सकती दर्शकों, हैं। अब ये स्टूडियो से छुटकारा मिलने वाला है क्योंकि वागीश जी निकल पड़े हैं लोकेशन की सर्च में। लेकिन देखना होगा वो लोकेशन कब तक, हम लोग भी तो जाएंगे ना उसमें। लेकिन अभी चलिए निकालते हैं कमान, बिल्कुल। कमान निकालते हैं और ये बुलाते कमान आप हैं। किस पे चलाने वाले हैं? वो वही अपने कमान जो, अमान जी। अमान जी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि शब्दों के साथ जो देते हैं ज्ञान, उनका नाम है संजय अमान। स्वागत है अमान जी का। मैं N24 के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ में मैं अवनिंद्र, आशुतोष और काजल जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज मुझे बोलने और मुझे कुछ सुनाने का मौका दिया। तो दोस्तों, मैं जैसी एक मेरी आदत है कि कहीं भी जब मैं कोई चीज़ सुनाता हूं तो मैं अपने एक शेर, एक मतले और एक शेर से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। उसके बाद मैं अपनी कुछ नज़में आपको सुनाऊंगा। लोग कहते हैं कि मैं संवेदनाओं का कवि हूं और वेदनाओं का कवि हूं। खैर, वैसे मेरा नाम संजय अमान है। मैं किताबों के बीच रहता हूं और शब्द बेचता हूं। तो एक मतलब और एक शेर मैं अर्ज करता हूं कि कहा है कि मैं बेच दूं खुदी को ख़रीदार तो मिले। मैं बेच दूं खुदी को ख़रीदार तो मिले, मेरे मिजाज का कोई बाज़ार तो मिले। मैं बेच दूं खुदी को ख़रीदार तो मिले, मेरे मिजाज का कोई बाज़ार तो मिले। ऐ शहरे नामुराद तेरे कूचे में कोई तो, जागे हुए ज़मीर का खुददार तो मिले। जागे हुए ज़मीर का खुददार तो मिले। दोस्तों, संजय अमान की एक खासियत है, एक पहचान है, जो मैंने अपने एक शेर के माध्यम से अपनी बात कही। तो मैं अब नज़्म जो, जिसके लिए लोग मुझे कहते हैं कि मैं अच्छी नज़्में लिखता हूँ, पता नहीं अच्छी लिखता हूँ या बुरी लिखता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एक कोशिश की है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा।
तो थोड़ा चश्मा मैं पहन लेता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी की भीड़ ने निगाहों को कमज़ोर कर दिया है और ये चश्मा सहारा है, और मुझे भूलने की आदत है, इसलिए मोबाइल से देखकर आपको सुनाऊंगा। तो दोस्तों, मेरी पहली नज़्म है जिसका शीर्षक है भूख पर राजनीति। शीर्षक है भूख पर राजनीति। कहा है कि मुसलसल रात मेरे कानों में कुछ भेदती सी रहती है, मुसलसल रात मेरे कानों में कुछ भेदती सी रहती है। मैंने कहा मेरे मन की बात भी कभी मुल्क के वज़ीर आज़म से तो करके आ जा। अच्छा, मैं आपको सुनाने से पहले ये बता दूं कि ये जो कविता है, ये जो नज़्म है, एक कवि की वेदना है। आज के वर्तमान हालात पे एक सच्चाई मैंने लिखने का प्रयास किया है कि एक कवि और रात का कन्वर्सेशन है। आप देखिएगा कन्वर्सेशन कैसे एक कवि और रात के साथ में क्या कन्वर्सेशन होता है, और रात कवि से क्या कहती है और कवि रात को क्या कहता है। तो ये इसका मूल सार है कविता का, इस नज़्म का, जिसका उन्वान है भूख पर राजनीति। कहा है कि मुसलसल रात मेरे कानों में कुछ भेजती सी रहती है। मैंने कहा मेरे मन की बात भी कभी मुल्क के वज़ीर आज़म से तो करके आ जा। उसने कहा दीवारें बड़ी ऊंची हैं, राजपथ के लौट आती हूँ। उसने कहा दीवारें बड़ी ऊंची हैं, राजपथ के लौट आती हूँ। अपनी स्याह रात की चादर लिए तभी तो कुछ कहती हूँ तुमसे मैं। अश्कों में भीगी मुल्क की बातें कौन सुनता है यहाँ भला। अश्कों में भीगी मुल्क की बातें कौन सुनता है यहाँ भला। तभी तो आती हूँ हर रोज़ लाती हूँ भिगो कर बातें तुम्हें सुनाने के लिए। तभी तो आती हूँ हर रोज़ लाती हूँ भिगो कर बातें तुम्हें सुनाने के लिए। कल चांद से मेरी जिरह हुई थी इस लोकतंत्र पर। कल चांद से मेरी जिरह हुई थी इस लोकतंत्र पर। मैंने कहा कहाँ तू, कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज। जिरह मत कर, यहाँ फैसले सत्ता में बैठे लोग करते हैं। जिरह मत कर, यहाँ फैसले सत्ता में बैठे लोग करते हैं। तभी तो तुमसे कहती हूँ इस लोकतंत्र की मंडी में, तभी तो तुमसे कहती हूँ इस लोकतंत्र की मंडी में कुछ रोटियाँ गरीबों के लिए पका लो। कुछ रोटियाँ गरीबों के लिए पका लो। बड़ा दर्द होता है जब कोई बच्चा भूखा सो जाता है। बड़ा दर्द होता है जब कोई बच्चा भूखा सो जाता है। मैंने भी बड़े हौले से शब्दों से कहा यहाँ भूख पर राजनीति होती है। मैंने भी बड़े हौले से शब्दों से कहा यहाँ भूख पर राजनीति होती है। रोटी कहाँ किसी को मयस्सर है, यहाँ मर जाती है मुनिया भात भात कहते हुए। यहाँ मर जाती है मुनिया भात भात कहते हुए। दोस्तों, ये मेरी पहली नज़्म आपने सुनी जिसका उन्वान मैंने कहा कि भूख पर राजनीति। ऐसे कुछ चंद और नज़में मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि दोस्तों, मैं एक वेदनाओं का कवि हूँ। मैं समाज की उन वेदनाओं को पकड़ता हूँ और अपनी कलम में उस चीज़ों को पिरोता हूँ। आप अगर थोड़ा सा कहीं आपके दिल को टच करे तो इन 24 को फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कहा है कि ये मत पूछ कि क्या कर रहे हैं अमान जी। ये मत पूछ कि क्या कर रहे हैं अमान जी, और वज़ीर आज़म की लाश लिए फिर रहा हूँ मैं। ये मत पूछ कि क्या कर रहे हैं अमान जी, वज़ीर आज़म की लाश लिए फिर रहा हूँ मैं। और मुल्क की तरक्की का जुर्माना भर देना तुम, मुल्क की तरक्की का जुर्माना भर देना तुम। वोटर कार्ड पर शक्ल अपनी देख रहा हूँ मैं, वोटर कार्ड पर शक्ल अपनी देख रहा हूँ मैं। मुल्क की तरक्की का जुर्माना भर देना तुम। बहुत तरक्की हुआ है। मुल्क की तरक्की का जुर्माना भर देना तुम। वोटर कार्ड पर शक्ल अपनी देख रहा हूँ मैं। और शेर है कि आज भी बिक जाती है माँ बच्चों की खातिर। आज भी बिक जाती है माँ बच्चों की खातिर। बेटी बचाओ पर न जाने क्या लिख रहा हूँ मैं। बेटी बचाओ पे न जाने क्या लिख रहा हूँ मैं। दोस्तों, ये देश का दुर्भाग्य है। ये देश का दुर्भाग्य जो मैंने अपनी वेदना और पीड़ा के माध्यम से इस कलम से मैंने इस चंद लाइनों को मैंने उकेरा है कि आज भी बिक जाती है माँ बच्चों की खातिर। बेटी बचाओ पर न जाने क्या लिख रहा हूँ मैं। और आखिरी लाइन है कि उम्मीद है कि लाएंगे नमो इनकलाब फिर से। उम्मीद है कि लाएंगे नमो इनकलाब फिर से। आस लगाए मन की बात सुन रहा हूँ मैं। आस लगाए मन की बात सुन रहा हूँ मैं। ये एक अलग रंग था और आज के ही वर्तमान हालात पर मैं एक और नज़्म है जो मैं सुनाऊंगा आपको, फिर एक गज़ल सुना के मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा।
नज्म है, चूल्हा चौका न बर्तन की बात करूंगा, चूल्हा चौका न बर्तन की बात करूंगा, चूल्हे पर पतीली चढ़ाकर सपने और परियों की कहानियां सुनाऊंगा। चूल्हा चौका न बर्तन की बात करूंगा, चूल्हे पर पतीली चढ़ाकर सपने और परियों की कहानियां सुनाऊंगा। परियों और सपनों सपने और परियों की कहानियां सुनाऊंगा। उबल जाएंगे ख्वाब, उबल जाएंगे ख्वाब जिसे जल्दी चूल्हे से उतारूंगा। हाँ कंटिन्यू। अच्छा दोस्तों, एक नज्म और मैं आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ। आप सबका आशीर्वाद मुझे मिले, यही आप सबसे उम्मीद करता हूँ। चूल्हा चौका न बर्तन की बात करूँगा, चूल्हा चौका न बर्तन की बात करूँगा, चूल्हे पर पतीली चढ़ाकर सपने और परियों की कहानियाँ सुनाऊँगा। उबल जाएंगे ख्वाब जिसे जल्दी चूल्हे से उतारूँगा। राष्ट्रवाद पका है, पेट भर खिलाऊँगा। चूल्हा चौका न बर्तन की बात करूंगा, चूल्हे पर पतीली चढ़ाकर सपने और परियों की कहानियां सुनाऊंगा। उबल जाएंगे ख्वाब जिसे जल्दी चूल्हे से उतारूंगा। राष्ट्रवाद पका है, पेट भर खिलाऊंगा। बच्चे तो नादान होते ही हैं, बच्चे तो नादान होते ही हैं, समझा लूंगा। बच्चे तो नादान होते ही हैं, समझा लूंगा। मुंडेर पर कौवा काँव काँव कर रहा है, कोई आने ही वाला है। मुंडेर पर कौवा काँव काँव कर रहा है, कोई आने ही वाला है। खाली हाथ कोई किसी के घर जाता नहीं, खाली हाथ कोई किसी के घर जाता नहीं। घर में उत्साह है, ख्वाबों की तरह तपती धूप है। मामा जी आ रहे हैं, हाथ में थैला होगा, थैले में कुछ न कुछ होगा, क्योंकि खाली हाथ कोई किसी के घर जाता नहीं, खाली हाथ कोई किसी के घर जाता नहीं। दोस्तों, ये नज़्मों का सिलसिला रहा। आशुतोष जी का मैं आभारी हूँ। उन्होंने कहा था कि एक गज़ल भी मैं सुनाऊं, तो मैं एक गज़ल भी मैं आप सबके सामने पेश करता हूँ। गज़ल का मतलब है कि मेरे उजड़े हुए इस घर को बसाने के लिए आ, मेरे उजड़े हुए इस घर को बसाने के लिए आ, मोहब्बत से मेरी दुनिया सजाने के लिए आ। मेरे उजड़े हुए इस घर को बसाने के लिए आ, मोहब्बत से मेरी दुनिया सजाने के लिए। और शेर है कि मिले थे जो मोहब्बत में तेरी एक रोज़ मुझको, मिले थे जो मोहब्बत में तेरी एक रोज़ मुझको, उन्हीं ज़ख्मों पे फिर खंजर चलाने के लिए आ, उन्हीं ज़ख्मों पे फिर खंजर चलाने के लिए आ। और शेर है दोस्तों कि हमेशा रौंद कर जाती है मेरी कब्र को तू, हमेशा रौंद कर जाती है मेरी कब्र को तू। कभी तो फूल माला भी चढ़ाने के लिए आ, कभी तो फूल माला भी चढ़ाने के लिए आ। और दोस्तों शेर अर्ज है कि संभलना सीख लूँ लड़खड़ा कर तेरे आगे, संभलना सीख लूँ लड़खड़ा कर तेरे आगे। मुझे नज़रों से फिर अपनी गिराने के लिए आ, मुझे नज़रों से फिर अपनी गिराने के लिए आ। और शेर है दोस्तों कि चिरागे अंजुमन बुझने लगे हैं रफ्ता रफ्ता, चिरागे अंजुमन बुझने लगे हैं रफ्ता रफ्ता। मेरी दुनिया को फिर से जगमगाने के लिए आ, मेरी दुनिया को फिर से जगमगाने के लिए आ। और दोस्तों शेर देखिएगा कि भरे हैं मेरी पलकों के किनारे आंसुओं से, कि भरे हैं मेरी पलकों के किनारे आंसुओं से। किस दरिया में कोई पुल बनाने के लिए आ, इस दरिया में कोई पुल बनाने के लिए आ। और आखिरी शेर है दोस्तों, तवज्जो दीजिएगा कि अंधेरे बढ़ रहे हैं देश में जुल्म सितम के, अंधेरे बढ़ रहे हैं देश में जुल्म सितम के। अमान अब तू भी एक दीपक जलाने के लिए आ, अमान अब तू भी एक दीपक जलाने के लिए आ। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका शुक्रगुजार। और पुनः मैं N24 की टीम और श्री अवनींद्र आशुतोष और काजल जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाकर अपने कार्यक्रम में मुझे मौका दिया सुनने बोलने का, मुझे कविताएं सुनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वाह 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 संजय मान, आप हैं महान। मज़ा आ गया। लेकिन मुझे नागार्जुन जी की वो पंक्तियाँ याद आ गई कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। हिला कर रख दिया एकदम। हिला तो आपने भी दिया है वागीश जी को। अरे वागीश जी को तुम भूल ही गए थे, वो हैं कहाँ, अभी तक आए नहीं क्या? आप ही ने भेजा है लोकेशन ढूंढने के लिए और भूल गई हैं, बताइए। ऐसा करते हैं कि आप
आप चुपचाप जाइए और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप वागी जी को ढूंढ के लाइए। बिल्कुल तब तक सही मैं कहा भी आपने। चाय पी के आता हूँ जी बिल्कुल। और इसी बहाने दर्शक भी चाय पी लेंगे। आप लोग भी चाय पीजिए और मैं वागीश जी को ढूंढ कर लाती हूँ। तो बहुत जल्द हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और फिर देखेंगे काव्य गंगा। अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूँ कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज़ हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जैसा मुझे फ़र्क पड़ा है। आरटी डोज में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। All the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. बॉडी रिवाइवल इट वर्क लाइक एन अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। अरे मैं आ गया भाई। काजल थी, काजल कहाँ चली गई? मैं तो भेजा तो उसको लाने के लिए, आप आ गए। कुछ सेटिंग तो नहीं है आप दोनों में? सेटिंग तो है। अच्छा। क्योंकि काजल ने मुझे भेजा लोकेशन देखने के लिए। लोकेशन तो मैंने देख ली। अब काजल सिर्फ संचालक नहीं है ना, सूत्र संचालन करते करते उसे याद आया कि वो तो कवियत्री भी है। वाह वाह वाह, ऐसा करते हैं। मेरे पास आई रास्ते में, मुझे बोला अब मुझसे भी कविताएं सुनवा दो, कब तक संचालन करती रहूंगी। तो मैंने सोचा अवनींद जी को पटा लेता हूँ। ठीक है, मैं तो मान जाऊंगा, लेकिन मुझे भी लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए कि जहाँ जहाँ आप लोग जा रहे हैं तो शायद मैं भी जाके देखूं और हो सकता है मेरे अंदर भी कुछ लिखने की भावना आ जाए। देखिए, जहाँ चाह वहाँ रहा। लिखते तो आप बहुत पहले से रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो सेटिंग है पहली बार मैं करने की कोशिश करूंगा। तो सेटिंग से ही तो सब कुछ चलता है। ये है हमारी सेटिंग काजल के साथ। लेकिन और अब कविता सुनाने के लिए बुला ही लेते हैं। तो काजल आओ हमारे पास, काव्य गंगा में आपकी कविताओं का स्वागत है। आइए काजल जी। धन्यवाद आशुतोष जी, धन्यवाद वागीश जी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आइए डूब जाएं इन 24 न्यूज़ की सुरीली सुगंधा में। अभिनंदन से आरंभ करती हूं अपनी प्रस्तुति काव्य गंगा में। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी कविताएं आपके समक्ष पेश करूं, मैं आप सभी का ध्यान और आपके द्वारा पूरे इंडिया में, पूरे मुल्क में, पूरे भारत में ये आह्वान करना चाहती हूँ दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए। दोस्तों, अगर आज हम नहीं जागे तो हमारी आने वाली पीढ़ी सो जाएगी। अगर आज हम नहीं जागे तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमेशा के लिए सो जाएगी, इस बढ़ते धुएं में कहीं खो जाएगी। और ऐसा ना हो कि हमारी ही अस्तित्व कहीं धूमिल हो जाएगी। दोस्तों, है प्रदूषण की चादर इस कदर बढ़ी कि सभी बोल रहे हैं कि दिल्ली रहने योग्य नहीं। है प्रदूषण की चादर इस कदर बढ़ी कि सभी बोल रहे हैं कि दिल्ली रहने योग्य नहीं। कैसे मैं सांस लूं, कैसे मैं सांस लूं कि हवा ही है जहर। कैसे मैं सांस लूं कि हवा ही है जहर। क्या अमीर क्या गरीब, सब पर बरसता एक सा कहर। मुझसे मुंह ना मोड़ो, मुझसे मुंह ना मोड़ो कि मैं तुम्हारा आने वाला कल हूँ। मुझसे मुंह ना मोड़ो कि मैं तुम्हारा आने वाला कल हूँ। मेरे लिए नहीं, हम सबके लिए आगे आओ, क्योंकि सिर्फ अकेले मैं विफल हूँ। नहीं चाहिए मुझे ऊंची ऊंची इमारतों, नहीं चाहिए और नहीं रहना मुझे ऊंची ऊंची इमारतों में। हो सके तो छोड़ जाना शुद्ध हवा विरासत में। कब कहाँ कैसे क्या करना है ये आप सबको पता है। कब कहाँ कैसे क्या करना है ये आप सबको पता है। अरे अब तो शुरुआत कर दो कि इस जहरीली हवा को तुम्हारे घर का पता है। मुझसे मुंह ना मोड़ो
कि मैं तुम्हारा आने वाला कल हूँ। दोस्तों, अब आपके समक्ष जो मैं अपनी कविता रखने जा रही हूँ उसका शीर्षक है जब कभी लिखने बैठती हूँ। दोस्तों, जब हम लिखते हैं तो ख्याल एक छोर से दूसरी छोर कहीं कहीं भटक जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक कविता ऐसी लिख जाए कि जिसमें हम ये बात करें कि जब हम लिखते हैं तो क्या क्या भावनाएं मन में उत्पन्न होती हैं। जब कभी लिखने बैठती हूँ, जब कभी लिखने बैठती हूँ तो जो पैमाने में उतर जाए वो अल्फाज नहीं मिलते। दिल के कोने में कहीं दबे से वो एहसास नहीं मिलते। एक दूसरे से कशमकश करते ख्यालात नहीं मिलते और दिल को जो झकझोर कर रखते ऐसे हालात नहीं मिलते। दोस्तों, हम जब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में लिखते हैं तो क्या क्या भाव आते हैं। जब किसी व्यक्ति के बारे में लिखना होता है तो उसकी रूह को छूकर आना होता है। जहाँ कभी डेरा नहीं डाला, जहाँ कभी डेरा नहीं डाला वहाँ अपना बसेरा बसाना होता है। उसकी हंसी में खिलखिलाना तो उसके दर्द में दिल को डुबाना होता है। दोस्तों, वो अधूरी सी लाइनों को पूरा करते करते हम क्या क्या करते हैं। वो चाय की चुस्कियां लेते हुए कलम को घंटों घिसते रहना, सिहराने संग वो अधूरी लाइन को गुनगुनाते रहना, रात में जगकर कागज कलम टटोलना, रात में जगकर कागज कलम टटोलना या फिर मुर्गे की बांग से पहले रात को अलविदा कहना, किसी की आंखें खामोश होकर पढ़ते रहना, महफिल में, भरी महफिल में चुपचाप शब्दों को बुनते रहना, किसी परछाई का पीछा करते करते भीड़ में खो जाना, किसी परछाई का पीछा करते करते भीड़ में खो जाना या फिर किसी अधूरी नज्म को यूं ही गुनगुनाना। दोस्तों, लिखने के भी अपने एक अलग मुकाम होता है। कभी अपनी लिखावट के द्वारा हमें अधूरे किस्से को पूरा करना होता है। और अंत में इस पंक्तियों के साथ मैं इस कविता को विराम दूंगी कि जो जोश और जुनून भर दे ऐसी कविता का संचार करना होता है। दोस्तों, काव्य गंगा की बात हो और प्यार की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए एक प्यार भरी कविता आपके सामने पेश कर रही हूँ जिसका शीर्षक है बेशक चले जाना। गर कोई शख्स जहां में ऐसा दूजा हो तो बेशक चले जाना। ये एतबार हो जाए तो तुम्हें रोकने का ना फिर कोई होगा बहाना। जो तुम्हारी आंखों की हलचल समझता हो, तुम्हारे सपने को पूरा रखने का हौसला रखता हो, तुम्हारी उदासी में वो भी उदास हो जाए, तुम्हें खोया हुआ देख वो भी खुद कहीं खो जाए। कर कोई शख्स जहां में ऐसा दूजा हो तो बेशक चले जाना। जो तुम्हें भीड़ से बचाकर महफूज रखे, हर रंजो गम से सदा महरूम रखे, जिसे तुम्हारी नादानियों पर ना हो ऐतराज, जिसे तुम पर सबसे ज्यादा हो नाज। गर कोई शख्स जहां में ऐसा दूजा हो तो बेशक चले जाना। जो तुम्हारी बोरियत मिटाने के लिए खुद पागल बन जाए, तुम्हारे रूखेपन के लिए बरसता बादल बन जाए, तुम्हारे दुख और दर्द का हमदम बन जाए और तुम्हारे हर मर्ज का मरहम बन जाए। कर कोई शख्स जहां में ऐसा दूजा हो तो बेशक चले जाना। जो तुम्हारी हर सांस में जीता हो, तुम्हारी खातिर जहर जैसा दुख भी हंस के पीता हो, जो तुम्हारी मर्जी को अपनी मर्जी बना ले और तुम्हारी ख्वाहिशों के लिए खुदा से अर्जी लगवा दे। गर कोई शख्स ऐसा जहां में दूजा हो तो बेशक चले जाना। जो तुम्हारी हंसी के लिए कुछ भी कर गुजर जाए, जो तुम्हारी हंसी के लिए कुछ भी कर गुजर जाए, दिल की सारी दौलतें तुम्हारे नाम कर जाए, तुम्हारी चाहत के लिए ज़माने भर से लड़ जाए और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए वो खुद मर जाए। कर कोई शख्स जहां में ऐसा दूजा हो तो बेशक चले जाना। अब तुम ही जवाब दो, मैं ये कैसे कर पाऊं? अपनी जान को ऐसे ही किसी के हवाले कर जाऊं? पर हाँ, गर कोई शख्स ऐसा जहां में दूजा हो तो बेशक चले जाना। ये एतबार हो जाए तो तुम्हें रोकने का ना फिर कोई होगा बहाना।
मुझे भूल जाना, कभी लौट कर मत आना, क्योंकि जान सिर्फ एक बार दी जाती है, मौत के बाद नहीं। शुक्रिया। वाह काजल वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, क्या बात है। कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक पहुंची तुम? दिल्ली का प्रदूषण, लेखन और मोहब्बत, वाह, इसको कहते हैं हमारी काजल। काजल ने तो सचमुच चार भी लगा दिया और चांद भी लगा दिया। बिल्कुल, और यही कारण है कि मन जो है मेरा भाव विवल हो गया है। आहा, इतना दर्द, इतनी पीड़ा, इतना कष्ट, ये कष्ट प्रदूषण का है या खरदूषण का है? नहीं, ये जो अभिव्यक्ति होती है कलाकारों की, कविताओं, कवियों की, जो शायर होते हैं, तो कहीं ना कहीं से आम आदमी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। और यही कारण है कि काजल की जो रचनाएं हैं उसने बिल्कुल विभोर कर दिया मुझे। क्या बोलता, शब्द भी नहीं मिल पा रहे हैं। व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति है वही तो है। चलिए बदलते हैं सिचुएशन, झटपट कुछ कीजिए। बुला लेते हैं झटपट। किनको? असीमा भट्ट। आइए असीमा भट्ट जी और सुनाइए कुछ झटपट। असीमा जी को बुलाने से पहले मैं चार पंक्तियां कहना चाहता हूँ। वाह वाह वाह। किसी एहसास को शब्दों की माला में पिरो देना। वाह वाह। किसी एहसास को शब्दों की माला में पिरो देना, दबी ख्वाहिश के पंखों को जरा सा हौसला देना। वाह। छुपा लेना किसी की आंख का आंसू हथेली में। बहुत खूब, बहुत खूब। मोहब्बत है, मोहब्बत को नई ऊंचाइयां देना। मोहब्बत है, मोहब्बत को नई ऊंचाइयां देना। साहित्य में कविता को जो ऊंचाइयां असीमा भट्ट जी ने दी है उसके लिए हम आभारी हैं। आइए सुनते हैं असीमा भट्ट जी को। नमस्कार। सबसे पहले तो धन्यवाद वागेश जी का, आशुतोष जी का और काजल का कि मुझे यहाँ आने का मौका दिया और कुछ सुनाने का। मैं सबसे पहले कुछ एक दो चंद लाइनों की चीज़ें सुनाना चाहती हूँ, जैसे कि वो तो खुददारी का नमक हमारे खून में है, वो तो खुददारी का नमक हमारे खून में है, वरना ज़मीर बेच दें तो क्या क्या ख़रीद लें, वरना ज़मीर बेच दें तो क्या क्या ख़रीद लें। भूख गरीबी पर बहुत बातें होती हैं और मुझे नहीं लगता कि भूख से बढ़कर कोई बड़ी कविता होती है। तो उस पर एक कविता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है और मैं इसे सबसे बड़ी कविता मानती हूँ। मुझे भूख लगी है और मैं इसे सबसे बड़ी कविता मानती हूँ। जो लोग सहमत नहीं हैं वो ना तो भूख के बारे में जानते हैं ना कविता के बारे में। आगे बढ़ते हैं, कुछ और छोटी रचनाएं हैं, जैसे कौन कहता है वक्त बुरा है। दुर्दिन में भी मासूम बच्चे खिलखिलाकर हंस रहे हैं, दुर्दिन में भी मासूम बच्चे खिलखिलाकर हंस रहे हैं। तितलियां अब भी कर रही हैं नृत्य, क्यारियों में अब भी खिल रहे हैं फूल, बुलबुल अब भी गा रहे हैं तराने। दुर्दिन में भी मासूम बच्चे खिलखिलाकर हंस रहे हैं, क्यारियों में अब भी खिल रहे हैं फूल, तितलियां अब भी कर रही हैं नृत्य, बुलबुल अब भी गा रहे हैं तराने। कौन कहता है वक्त बुरा है। प्यार में धोखा खाई हुई प्रेमिकाएं कर रही हैं प्रेम, चूम रही हैं अपने प्रेमी का माथा। कौन कहता है वक्त बुरा है। अब हम उस पे आते हैं, आजकल बहुत प्यार होता है और टूटता है, ब्रेकअप। तो मैंने एक कविता लिखी है अंतराल। इट्स नॉट ब्रेकअप बट ऑलमोस्ट वैसे ही। मिलने और बिछड़ने के अंतराल को ऐसा रखना, मिलने और बिछड़ने के अंतराल को ऐसा रखना कि कभी बाद, वर्षों बाद कभी भी राह चलते दिख जाऊं तो मुस्कुरा सको मुझे देखकर। मिलने और बिछड़ने के अंतराल को ऐसा रखना कि कभी बाद, वर्षों बाद कभी भी कहीं भी मिल जाऊं तो मुस्कुरा सको मुझे देखकर, पूछ सको मेरा हाल मेरा हाथ पकड़कर। मिलूंगी वैसे ही, मिलूंगी वैसे ही जैसे कि पहले मिली थी। कट के लाइन दोबारा कर लेंगे वाला बीच में कुछ। हाँ बहुत अच्छे मैम, थैंक यू।
अब एक चलते चलते एक ऐसी कविता सुना रही हूँ जो आजकल बहुत होता है, प्यार होता है टूटता है, ब्रेकअप जिसे लोग कहते हैं। इसका नाम रखा है मैंने अंतराल। मिलने और बिछड़ने के अंतराल को ऐसे रखना कि कभी बाद, बहुत बाद, वर्षों बाद भी कभी कहीं मिलूं तो मुस्कुरा सको मुझे देखकर, मेरा हाथ पकड़कर पूछ सको मेरा हाल। जैसे कि एक राही दूसरे राह पर चलते चलते मिल जाते हैं अचानक, जैसे कि एक राही दूसरे राह पर चलते चलते मिल जाते हैं अचानक। मिलूंगी ज़रूर वैसे ही जैसे पहले कभी मिली थी। धन्यवाद। वाह वाह, क्या आसिमा बात भट्ट ने क्या कविताएं सुनाई। बहुत हम बहुत महिलाओं की नाक और थोड़ी सी ऊंची कर दी। ऊंची कर दी वाकई। यार काजल, तुम्हारी नाक तो पहले से ही ऊंची है। महिलाओं की नाक की बात है यहाँ पे। ओहो, यानी कि पूरे नारी समाज की बात है। जी बिल्कुल। आसिमा जी बहुत अच्छी लेखिका हैं, एनएसडी से आई हैं, रंगमंच करती हैं और उनका एक नाटक है द्रौपदी। द्रौपदी। यस, जो एकल नाटक है, एकल नाटक मतलब एकल नाटक है, एक ही आर्टिस्ट है पूरे नाटक में। अवनीत जी हम तो ये सोच रहे थे कि काव्य गंगा की तरफ से क्यों ना एक द्रौपदी का मंचन कहीं आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं यही बोलने कुछ वाली ऐसी योजना बनाई जाए कि इन्होंने छीन ली तो मैं क्या छीनवाऊं। जब आपने छीन ली तो आप लोकेशन ले लीजिए। लोकेशन से याद आया। बाकी जी इनको लोकेशन के बारे में बताएंगे मुझे। नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगा, क्योंकि आप लोग जहाँ गए थे मेरे को समझ में नहीं आया लोकेशन किधर है, इसलिए मैं खुद अपने दर्शकों के लिए, प्यारे दर्शकों के लिए बहुत ही प्यारी लोकेशन ढूंढने की कोशिश करूंगा। मित्रों, दर्शकों, एक खुशखबरी आपको बताते हैं कि हमारा जो अगला एपिसोड होगा, काजल के मुताबिक जिस तरह से स्टूडियो से निकल के हमें कुछ करना चाहिए तो हमने योजना बनाई, थोड़ी सी मेहनत की, हम गए, दौड़े, भागे, गाड़ी ली, पहियों पर चलते चलते हमने लोकेशंस ढूंढ लिए हैं। 11 नंबर की बस को मत भूलिएगा। 11 नंबर की बस। कुछ चलेंगे, कुछ गुनगुनाएंगे, कुछ चिड़िया चहचहाएंगी और अगला एपिसोड आप हमारे साथ बाहर देखेंगे, आउटडोर में देखेंगे। कहाँ होगा ये आपको देखकर समझ में आएगा, मज़ा आएगा। और मुझे लगता है अवनीत जी आज हम यहीं रुकें, लोकेशंस को तब ऐसा करेंगे बाकी जी कि कभी रहेंगे अंदर, कभी रहेंगे अंदर और हम लोग रहेंगे बाहर। तो मिलते हैं बाहर। बाहर मिलेंगे और निश्चित रूप से आज की तारीख में काव्य गंगा में जो भी शब्द हम यहाँ पर भाव के जरिए पेश करते हैं, आप भी यहाँ आ सकते हैं हमारे बीच। बस आपको कोशिश करनी होगी और वागी जी हर किसी को मौका देते हैं। आप कविताएं लिखते हैं तो मुझसे संपर्क करें, अवनींद्र आशुतोष से संपर्क करें, या आप काव्य गंगा में जिन भी कवियों को सुन चुके हैं, देख चुके हैं, उनमें से किसी के भी पास आप पहुंचेंगे तो हमारे पास पहुंच जाएंगे। आपका काव्य गंगा में स्वागत है। देखते रहिए इन 24 न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।